तो प्लीज फ्रेश वन इंस्टेड ऑफ 30 30 का rest. If it is moving, then it will keep on moving with uniform speed. ठीक है, या with same speed in same direction till eternity, until unless it is acted upon by some external unbalanced force. अगर कोई चीज रुकी हुई है, बेटा क्या नाम आपका? आशना, ठीक है। अब देखो, अगर कोई चीज रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर चल रही है तो उसी स्पीड से उसी डायरेक्शन में चलती रहेगी अनंत काल तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगाया जाए। अगर उस पर कोई भी फोर्स ना लगाया जाए, फ्रिक्शन भी ना लगाओ, अलग से भी ना लगाओ, अगर फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा है, फोर्स है ना फ्रिक्शन, तो उसे कौन रोकेगा? चल रही तो चलती रहेगी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वो कहता है एन ऑब्जेक्ट, स्वास्तिका, एन ऑब्जेक्ट रिमेन्स, रहती है, किसमें रहती है? एट रेस्ट, अगर रेस्ट पर है तो रेस्ट रहेगी, और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, in a straight line. uniform motion in a straight line. कब तक? ठीक है, unless compelled to change that state by applied force, जब तक कि उसको कंपेल न किया जाए, unless compelled to change that state by an applied force. रिपीट करो दिव्या। उधर मत देखो, हाँ बोलो अनिल। यूनिफॉर्म मोशन का तुमने बताया नहीं, आप बोलो। Compelled to change that state by external force, applied force, जब तक कि उसे बात देना किया। रिपीट करो कोई। Compelled, unless compelled to change, या भी कह सकते हो unless, until unless acted upon by some external unbalanced force. Repeat करो। An object remains at rest or in uniform motion in a straight line until unless compelled to change that state by external force. अब इसको देखो, इनर्शिया क्या होता है? Inertia, that is tendency of an object to resist any change in its state of motion. ठीक है, यानी वो विरोध भी करती है, ऐसा नहीं कि मेंटेन तो करती है, और उसकी एक ऐसी भी टेंडेंसी रेजिस्ट, इट अपोज एनी चेंज। रेजिस्ट का क्या मतलब है? कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू अपोज एनी चेंज ऑफ इट्स स्टेट ऑफ करंट स्टेट ऑफ मोशन और रेस्ट। अभी उसकी जो स्थिति है, रुकी है तो रुकी रहना चाहेगी, और चल रही है तो चलते रहना चाहेगी। तो इसके लिए द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट एनी चेंज
in its state of motion, या फिर क्या होगा, tendency of an object to resist any change in its state of motion or rest. Any change in its state of motion or rest. इसको इनर्शिया कहते हैं. If object it is at rest, it wants to, it has a tendency to remain at rest. If it is moving, then it has a tendency to keep on move in same direction with same speed. This is called inertia. ठीक है? So if object, इसका और भी क्या कह सकते हैं बोलो? If object is at rest, then it has tendency, इसकी क्या प्रवृत्ति होती है? To remain at rest. ठीक है? And if object is in motion, अगर motion में है, then it has a tendency, रिद्धि सेंटेंस कंप्लीट करो. It has a tendency, बता ही नहीं पाती हो, बोलो, आप बोलो. To maintain its state of rest or motion. अगर वो मोशन में है तो ये ऐसा कहने से ठीक नहीं रहेगा. इट हैज अ टेंडेंसी टू मूव, दैट इज विथ सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन. ये बोलना पड़ेगा, नहीं तो कह दो देखो हमने तो छोड़ दिया था, फ्रिक्शन था तब भी मूव कर रही है. ये नहीं है. तो हमें क्या बताना पड़ेगा, क्या पता डायरेक्शन ही चेंज कर ले. तो पूरी बात तुम्हें क्या बतानी पड़ेगी, दैट मोशन इन स्ट्रेट लाइन लिखा गया कि नहीं तुम्हारी बुक में, फॉर एवर. इसलिए तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, इफ इट इज इन मोशन देन इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव इन सेम डायरेक्शन विद सेम स्पीड. ठीक है? अनलेस, अनटिल, अनलेस, आगे बोलो, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड, यही बोलना पड़ेगा. कोई जीरो ही लगा दे. ठीक है? चलो, दैट इट हैज ए टेंडेंसी टू मूव विद सेम स्पीड इन सेम डायरेक्शन until unless. ठीक है? तो इसकी टेंडेंसी होती है, हम ये नहीं लिखेंगे, बाकी आगे नहीं लिखेंगे. इसकी टेंडेंसी है. और इस चीज को क्या कहेंगे, अगर हम ये लिखते हैं until unless acted upon, तब तो फर्स्ट लॉ हो जाएगा. हम फर्स्ट लॉ नहीं लिखना चाहते, हम इनर्शिया की डेफिनेशन लिखना चाहते हैं. भाई इसकी टेंडेंसी है, और इस टेंडेंसी को क्या कहते हैं बताइए. पदार्थ रुका है तो रुका रहना चाहता है, चल रहा है तो उसी दिशा में उसी वेग से चलते रहना चाहता है. इसको क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम कहते हैं. पहला नियम क्या है, दैट इज फर्स्ट लॉ को क्या बोला अभी अनुष्का ने इसे क्या बोला था फर्स्ट लॉ को, सर इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया. फर्स्ट लॉ को अनुष्का हमेशा क्या बुलाती हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया, क्योंकि इनर्शिया का ही नियम. अभी हम सेकंड और थर्ड लॉ का भी नाम बताएंगे, लेकिन फर्स्ट लॉ को क्या बोलेंगे, लॉ ऑफ Inertia. दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. इट इज फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, या इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला. इनर्शिया तीन तरीके का होता है, ये सभी आप लोग जानते हैं. दैट इज इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. रुका है तो रुके रहने की टेंडेंसी, चल रहा है तो चलते रहने की टेंडेंसी, और एक है डायरेक्शन को न बदलने की टेंडेंसी. तो उसे ठीक है. तो कौन कौन से तीन इनर्शिया है, बोलो मोहित, मोजित. इनर्शिया ऑफ, Inertia of rest, inertia of motion, inertia of direction. दैट इज इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा है Inertia. इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन. तीन चीजें. अब जरा देखो, क्वेश्चन पूछा गया है कि मान लीजिए एक बस में बहुत सारे पैसेंजर्स जा रहे हैं. अभी ये बस है और बहुत सारे इसमें पैसेंजर्स बैठे हुए हैं.
तो अगर बस ये चल दे तो क्या होगा? पैसेंजर्स आर सिटिंग इन इट। इफ बस सडनली मूव्स तो क्या होने वाला है? So passengers fall back हो जाएंगे। सडनली जब मूव होगी तो इन सभी सीट्स में जो पैसेंजर्स हैं दे विल फॉल बैक, यहाँ हिट कर जाएंगे। ये देखो पीछे होगा कि नहीं, दे विल फॉल बैक, ये पीछे चलेगा, इनका सर टकरा जाएगा इससे। अगर मान लीजिए ये तो सडनली मूविंग की स्थिति है, सडनली मूव्स, और ये एट रेस्ट पर है। और अब अगर सडनली मूविंग से ये सडनली स्टॉप हो जाए तब क्या होगा? इसके बाद ये स्थिति आई और इसके बाद अगर ये आ जाए, सर पैसेंजर्स फॉरवर्ड की तरफ फॉल गई। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, ब्रेक्स अप्लाई। सर पहले वाला इनर्जी ऑफ था, दूसरा वाला इनर्जी ऑफ मोशन। तो ये जो सारे पैसेंजर हैं अब ये क्या हो जाएंगे? ये देखो सडन ब्रेक्स अप्लाई। तो अब हम इस चीज को देखें कि क्या क्या बात कही गई है कि what happens to passenger sitting in bus when, क्या होगा बताइए? बस सडनली मूव्स, और सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जस्टिफाई योर आंसर, उसको जस्टिफाई करना है। व्हेन बस सडनली मूव्स, अचानक बस चल दी, देखो तो जो लोअर पोर्शन है इसका, तो लोअर पोर्शन ऑफ पैसेंजर का क्या होगा बताइए? कि ये जो इस पर बैठा है तो बैठे रहने पर इसका ये जो पूरा सीट है और जो इसके फीट है तो वो सारा ये पूरा चलने लगेगा। हाउएवर अपर पोर्शन जो कि रेस्ट पर था वो रेस्ट पर रहेगा, बस आगे चल गई, ये सब चल गया, लेकिन ये जो अपर बॉडी है ये क्या थी बताइए? रेस्ट पर थी, तो बस पूरी चली जाएगी, ये ऐसे का ऐसे रहेगा, तो ये पीछे चला जाएगा। फिर से समझो इस चीज को। सर उसका लोअर पार्ट बस के साथ मूव करेगा और कहने का मतलब देखो इन्होंने पूरी बात कर दी। कह रहे हैं सर अगर ये पैसेंजर है और बस चल दी तो ये इसकी टेंडेंसी रुके ही रहने की है। अगर मैं ये पेन है और यहाँ पर मैं हाथ आगे बढ़ा दूँ तो ये जैसे मैं ये पेन रखा है, ठीक है, और मैं कह दूँ कि भाई आगे बढ़ जाओ तो बुक आगे बढ़ जाएगी, लेकिन पेन तो कहेगा मैं तो नहीं जाता, बुक से कहेगा तुम आगे बढ़ना है, बढ़ो, मैं तो नहीं जाता। समझ आई बात कि नहीं? पेन वहीं रहेगा कि नहीं तो चला जाता पेन आगे। तो इसकी ये शुरू में रेस्ट पर था, सही है, और अगर मैं सिर्फ इसको खड़ा भी कर दूं तो भी ये जब आगे चलेगी बुक तो ये पीछे गिरेगा ऊपर का पोर्शन, क्योंकि नीचे का तो चल देगा। देखो आपने देखा था कि ऐसे हुआ कि नहीं? ये तो अपर पोर्शन जो रेस्ट पर था वो वहीं रहा और नीचे का पोर्शन चल गया। अगर कोई हमारा पैर पकड़ के खींच ले तो मैं आगे गिरूंगा कि पीछे? बताओ, पीछे। पैर पकड़ खींच ले तो और ये और तुम दौड़ रहे हो और कोई रुको जरा, आगे गिरो। मान लो तुम दौड़ रहे हो और कोई पकड़ ही पहले, लो पहले 2 रुपए दे के जाओ, हम भिखारी हैं। तो तुम दौड़ते जा रहे हो, पकड़ ले पैर तो तुम आगे ही गिरोगे, क्योंकि जो अपर पोर्शन है उसको तो उसने नहीं रोका और लोअर ने पकड़ ही लिया पैर तुम्हारा, उसने पैसे दे के जाओ। क्योंकि जो मूव कर रहा है वो तो मूव ही करता रहेगा और जिसको पकड़ के रोक लिया। बोलो समझ में आ गई बात? अब इस चीज को देखो, व्हेन बस सडनली मूव्स, तो बस के सडनली मूव करने से क्या होगा कि जैसे तुमको कोई पैर पकड़ के खींच रहा है, ऐसा ही होगा, पैर ले जाए तुम्हारा आगे और तुम न जाना चाहो, तुम तो तैयार भी नहीं थे। देन आवर लोअर बॉडी क्या होगी? moves along with the बिल्कुल सही, moves along with bus। But our upper body, जो upper body है, रोहित सेंटेंस पूरा कर, ठीक है, which was initially at rest,
जो शुरू में कैसा था, एट रेस्ट, रिमेन एट रेस्ट, रुकाई था तो रुकाई रहेगा। क्यों रुका रहेगा प्रवाह? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि वो रुका था तो रुका रहेगा। हम लोगों की भी यही टेंडेंसी है, अगर हम सो रहे हैं तो सोते रहना चाहते हैं, और जग रहे हैं तो क्या करना चाहते हैं? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट एंड वी फॉल बैक, इसलिए हम गिर जाते हैं। बस आगे निकल गया, आप वहीं रहना चाहते हो तो गिरोगे ही। अब दूसरी चीज, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, सोनाक्षी आगे का सेंटेंस बोलिए। जब ब्रेक्स अप्लाई किए गए तो क्या होगा? आर अप्लाइड। एक ही वाक्य बोलिएगा आगे, बोलो। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, चलती हुई बस को रोक दिया, क्या होगा? क्या होगा बताओ, वो तो हम लिख दें, अभी आप बोलो क्या होगा। साची बताओ, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, हाँ बोलो। Then our lower body along with the bus will comes to rest, but our upper body, which is free, will remain in motion as it is initially at motion. हाँ, So Due to inertia of motion, and it will fall forward. अब यही चीज रिपीट। भाई दर्शक दीर्घा में थोड़ी ना बैठी हूँ, क्या विजिटर्स लॉन्ज में बैठी हूँ कि सब हाँ मम्मी सब पढ़ रहे थे, मैं नोट करके लाई हूँ, सब पढ़। ओके बेटा, ब्रेवो, गुड डन। वो कर, दूसरा बोल रहा है, उसको रिपीट करने आए हो कि यहाँ तुम इंस्पेक्शन करने आए हो, ठीक है। वेल ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक लगा दिया गया। देन आवर लोअर बॉडी अलोंग विद बस कम्स टू रेस्ट, उसी के साथ रेस्ट पर आ जाएगी क्योंकि वो कांटेक्ट में। सो देन आवर लोअर बॉडी, वो किसके कांटेक्ट में बोलो? लोअर बॉडी which is in contact with bus, with bus comes to rest, बस रुक गई तो रेस्ट। बट अभी नाउ आगे का बोलो। बट our upper body, which was initially at motion, and will remain at motion due to inertia of motion. बहुत अच्छा। बट आवर अपर बॉडी विच इज फ्री, जो किसी से जुड़ी भी नहीं है, विच इज फ्री एंड इट वॉज इनिशियली एट मोशन। Yes, sir. एट मोशन, वो किस में रहती बोलो? रिमेन एट मोशन, तो वो लगातार चलती रहती है। रिमेन एट मोशन, इस वजह से ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। सो इसके बाद वही चीज लिखेंगे जो सोनाक्षी ने बहुत पहले बता दी, समझ में आया? दैट इज रिमोट पास्ट में बता दी। सो वी फॉल इन Forward direction. फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब आगे देखो, ये तो बात हो गई फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की। व्हाट इज मास? रिद्धि, मास क्या होता है बोलो? It is proportional to inertia. मास को रिपीट करो। Amount of matter in a मैं बता रहा था पेपर मोड़ के रख लेती है, अभी इसको करेक्ट करने का कोई फायदा ही नहीं है, बस इसको ऐसे पेपर पकड़ा देना। इसको 8 बार हमने पार्टिकल करवाया था, तब बोला तब कैसी, अभी अभी करा के दिया जब भी नहीं बता रहे। इसका यही टेंडेंसी, ये लो प्रोफाइल, समझ में आया? कुछ भी इससे पूछो, इसको देखना ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं। तो अमाउंट ऑफ मैटर, सबके कॉपी में हमने ठीक करके दिया। अमाउंट ऑफ मैटर कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, किसी में कितना मैटर है उस चीज को क्या कहते हैं? अमाउंट ऑफ मैटर
कंटेन्ड इन एन ऑब्जेक्ट, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसमें कितनी कितनी चीज है, कितना मैटर है। अगर ज्यादा पार्टिकल्स है तो ज्यादा मास है, कम मैटर है तो क्या होगा, कम मास है। जितना मैटर होगा, ट्रक में बहुत सारा अमाउंट ऑफ मैटर है, पेंसिल में जरा सा है, तो इसे क्या कहेंगे, इन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। प्रियांशु, मास की यूनिट क्या होती है, बोलिए, इस केजी। अब आगे देखो ना, देखिए इन टेस्ट क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 91 के। पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर इनर्शिया। अनिकेत बताओ, रबर बॉल में ज्यादा होगा कि स्टोन ऑफ सेम साइज? The stone of same size. क्योंकि स्टोन हेवियर होगा, सो मोर मास जिसमें होगा उसमें क्या होगा, More मोर इनर्शिया होगा। दैट मीन्स तो पहले का आंसर है स्टोन और सेकंड का आंसर अ बाइसिकल एंड ए ट्रेन। हर्षिता, इसमें से किसमें ज्यादा इनर्शिया मारती है, बोलो। है ट्रेन। अगला देखिए, इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ये बताना है नंबर ऑफ टाइम्स वेलोसिटी कब चेंज हुई है। मान लीजिए कि हमारे पास एक फुटबॉल कोर्ट है और कोर्ट में, ठीक है, दोनों तरफ दोनों गोलची हैं या गोलकीपर है, सही है। एक और सी भी है, ए 5 रुपी कॉइन एंड ए 1 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन। देखो सबसे पहले एक फुटबॉल प्लेयर है, सही है, तो इसमें ये दिखाया गया है kicks a ball to another player who kicks the football towards the goal। तो पहले फुटबॉल प्लेयर ने बॉल को फेंका टू अनदर प्लेयर, यहाँ दूसरा प्लेयर खड़ा, तो इसने इसको फेंका। फर्स्ट ए फुटबॉल प्लेयर किक्स, प्लेयर 1 है, इसने किसको किया, टू अनदर प्लेयर। अदर प्लेयर किक्स द बॉल टुवर्ड्स गोल। ये चीज पढ़ो, दैट इट नाउ किक्स टुवर्ड्स द गोल। गोलकीपर, अब यहाँ पर ये गोल कीपर खड़ा हुआ है जो हेलमेट लगाए खड़ा हुआ है, तो ये इसको क्या करेगा, पकड़ लेगा। नाउ इट पिक्स अप द बॉल, वो तो हाथ भी लगा सकता है, पिकअप कर लेगा, और फिर वो क्या करेगा, पैर से किक करके किसी और को दे सकता है, ठीक है। तो उसने उठाया और फिर किक किया, चेक करो। नाउ इट हैज किक्ड द बॉल, यहाँ से इसने किक करके किसी अपने प्लेयर को दे दिया, यहाँ पे इसका अपना प्लेयर खड़ा है, ऐसा हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स, ठीक है, कलेक्ट्स द बॉल एंड किक्स। अगर आप किक करना चाहते हो तो फिर आप स्ट्रेट लाइन मोशन में ऐसे सिंपली कर दो, भाई इसने भी किक कर दिया, समझ में आ गई बात। रोक, इसने इसको किक किया, इसने इसको किक किया, इसने उठाया या रोक लिया हाथ से, रोका तो जा सकता ना, कहीं भी कोई तो हाथ लगा के रोकेगा, फिर पैर से किक कर दिया। हाउ मेनी टाइम्स, 4 times. स्पीड चेंज। तो ये प्लेयर 1 को P1 डालो, दिस इज P2, और ये गोलकीपर है, P3. और गोलकीपर सर्किट P3 हो गया, या P3 डालो गोलकीपर, और चौथा एक प्लेयर 3, सही है, 4 लोग हैं। तो आप ये कहेंगे सबसे पहले बॉल किस पर थी, क्या रेस्ट पर थी, तो Yes, तब sir. तब स्पीड चेंज हुई होगी। सो वेलोसिटी हाउ मेनी टाइम्स, फर्स्ट टाइम इट इज चेंज्ड, फर्स्ट टाइम कब चेंज हुई, Player इट 1 चेंजेस passes the ball to player 2. व्हेन जो प्लेयर 1 है, तो प्लेयर 1 हिट्स टू प्लेयर 2, और बोलो सेकंड टाइम कब चेंज हुई, Player 2 When shoots player the ball टू हिट्स इट टू Goalkeeper. गोलकीपर, दूसरी बार चेंज हो गई। थर्ड टाइम तब चेंज हुई व्हेन गोलकीपर स्टॉप्स इट, रोकना अलग है, फिर पता चला 2-3 मिनट वो देखता रहा तो रुक गई, वहाँ चेंज हो गई, अब फिर वो करेगा तो फिर से चेंज।
थर्ड टाइम कब चेंज हुई बताओ? when goalkeeper carries the ball. हाँ, when goalkeeper, कौन रोक लेगा इसको? गोल Keeper. कीपर स्टॉप से, स्टॉप होना भी तो चेंज होना है, रोक लेना का चेंज नहीं होना है। तो अब एक होता है कि उसको रीडायरेक्ट करना, यहाँ से वहाँ फेंकना, तो वो सिंगल मानते हैं, लेकिन रोक के फिर से मारना तो वो चौथी बार चेंज होना। रुक गई, 2 सेकंड रुकी रही, फिर मारेगा वो चौथा चेंज। रोक लिया ना, एक उसका स्टेट ऐसा भी रहेगा कि रुका हुआ, तो चौथी बार कब चेंज माना जाएगा बताओ? Goalkeeper. फिर से गोलकीपर का ही माना जाएगा। when goalkeeper hits To play. kicks to Player. own player to some player, इसको किक कर देता है। Hit to, दो बार गोलकीपर ने किया, एक बार रोकने पे कर रहा है और फिर जब वो किक करेगा वो भी उसी का ही, दो। सिंपली वो पैर से मार नहीं रहा, नहीं तो हम सिंगल चेंज मार, उसको रोकना पड़ेगा। अगर आ रही तो उसे रोकना पड़ेगा, रोक के पैर के पास रखा फिर मारा, ये 2 चेंज, एक रोकना और एक किक करना, ठीक है। फिर कहाँ गई, उसके प्लेयर ने लिया कि नहीं, वो कहानी तो आगे की है नहीं, ये 4 चेंज होगा। सो इसलिए क्या कहा जाएगा स्वास्तिका? दैट इज 4 टाइम्स वेलोसिटी। आगे की बात एक्सप्लेन व्हाई सम लीव्स गेट डिटैच्ड। स्वास्तिका ये बताइए कि जब हम पेड़ को विगरसली शेक करते हैं तो उससे कुछ सूखे पत्ते क्यों गिर जाते हैं? सर क्योंकि जो लीव्स होती है वो inertia of rest होती है, जो branches सब इनर्शिया ऑफ रेस्ट पे कोई चीज नहीं होती, इनर्शिया ऑफ रेस्ट एक टेंडेंसी है। जो लीव्स होती है वो इनिशियली एट रेस्ट होती है, फिजिकल क्वांटिटी नहीं होती किसी को, ठीक है। तो लीव्स क्या होती है बताइए? विच लीव्स आर इनिशियली एट रेस्ट। आगे बोलो। तो फिर जब branches शेक होती हैं तो वो अपना मोशन Branches move, but the leaves which were initially at rest remain at rest due to inertia of rest, and ultimately they detached from moving branches. कोई रुका रहे, सेब रुका रहे और डंडी हिलती रहे ऊपर की ब्रांच या ट्विग, उसकी टहनी हिलती रहे तो क्या होगा बताओ? अल्टीमेटली सेब डिटैच हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 देखो, तो इसका आंसर क्या होगा? जो लीव्स हैं वर इनिशियली एट रेस्ट, वो रेस्ट पर थी। व्हेन ब्रांचेस मूव, व्हेन वी शेक ट्री, मतलब एक छोटा सा ट्री है या श्रब है, उसको हिलाया जाए तो क्या होता होगा? देन ब्रांचेस मूव but the leaves remain at rest. क्यों remain at rest रहती हैं? Due to inertia of rest. और फिर क्या होता होगा? Ultimately, ठीक है, leaves जो होंगी वो डिटैच हो जाएंगी। Get डिटैच्ड, एक साथ ही बोलना अभी, डिटैच्ड, उससे अलग हो जाएंगी। इससे फ्रॉम ब्रांचेस एंड फॉल डाउन अंडर, Due to gravity. ठीक है, ड्यू टू ग्रेविटी। अगला सवाल देखें, व्हाई डू वी फॉल इन फॉरवर्ड? और इसको हम लोगों ने कवर कर दिया है ना। अब हम देखेंगे न्यूटन का द्वितीय नियम, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन। मोमेंटम से रोहित तुम क्या समझते हो? मोमेंटम क्या चीज? एक आइडिया है हल्का सा। चलो मोमेंटम हम समझे। अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड बाय ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। मोमेंटम क्या चीज होती है? अमाउंट ऑफ मोशन।
तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन को उमेश समझने के लिए हमको पहले मोमेंटम समझना होगा। मोमेंटम समझ में आ जाएगा तो समझिए। देखो मोमेंटम, देखो इस चीज को अमाउंट ऑफ मोशन कंटेन्ड इन ए बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम। देख लो, अगर मैं ऐसे देखिए कि कोई बुलेट है और बुलेट को तुम फेंक के मारो किसी चीज को, और एक है कि उसको रिवॉल्वर से आप फायर कर दो, तो बोलो किस केस में ज्यादा तेजी से बुलेट जाएगी, किसमें ज्यादा मोशन। एक है कि ऐसे कहो कि हम तुमको बुलेट से मारेंगे, अभी फेंक के मार दो, देखना वो मरेगा भी नहीं, कुछ भी नहीं होगा उसको। और एक हिट करके मारो, किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन, इस बुलेट में कि इस बुलेट में। सेकंड। अच्छा, इसमें क्या है, ये 200 मीटर पर सेकंड से जा रही है और ये 10 मीटर पर सेकंड से जा रही है। इसका मतलब रिद्धि क्या हुआ, इफ स्पीड इज मोर तो क्या होगा, अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा होगा कि नहीं। मेरा कहने का मतलब है, सही बात, इफ स्पीड इज मोर तो क्या चीज ज्यादा होगी, सही है। देखो इस चीज को, तो इसमें तो नहीं है ना अनिकेत, इसमें ज्यादा है। तो अगर हम दो केस ले रहे हैं तो लिखो इफ स्पीड इज मोर देन अमाउंट ऑफ मोशन इज मोर। और मान लीजिए कि एक ऐसी स्थिति हो कि एक तुम्हारे पास स्कूटर है और एक कार है, तो बताओ किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है। अगर दोनों ही 40 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, 40 मीटर पर सेकंड, इसमें इतना ज्यादा मोशन है कि कहीं हिट करेगी तो हो सकता है दीवार भी गिरा दे, ये नहीं गिरा पाएगी। तो दोनों की स्पीड सेम है, लेकिन बोलो किसमें ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है। कार में एक सैटेलाइट चले बगल में धरती चले, तो बोलो सैटेलाइट के पास ज्यादा अमाउंट ऑफ मोशन है कि धरती के पास। मास ज्यादा होगा तो अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा हो जाएगा, सही है कि नहीं। तो दूसरी बात क्या देखी तुमने सोनाक्षी, अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा कब होगा, बोलो एक थोड़ा सा मना तो नहीं किया ना दिमाग लगाने के, लगाया करो, बोलो इफ मास इज ग्रेटर तो क्या होगा, देन सही। अगर मास ज्यादा, पहले तुमने क्या देखा था, बोलो इफ स्पीड इज मोर तो भी अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा। और अभी क्या देखा बताओ, क्योंकि ये 100 किलो की होती है स्कूटर, कितने केजी की होती है, और कार कितने की होती है, जीप सही है। मारुति 8000 की 1000 किलो की जाती है, अगर आल्टो है तो 1100 किलो, और उससे ज्यादा है तुम्हारे पास i10 तो 1300 किलो, अलग अलग की अलग अलग। तो क्या कहना चाहते हैं बताइए, बोलो सोनाक्षी, रिपीट करो बेटा। इफ देन, तो दो चीजों पे डिपेंड करता है, किन किन चीजों पे, सही है। देखो इफ मास इज ग्रेटर तो क्या होगा, बोलो देन अमाउंट ऑफ मोशन इज मोर, तब भी अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा है। और तीसरी चीज देखो, एक ऐसा हो जाए कि 2000 किलो की मिसाइल चल जाए और वो 200 की स्पीड से चले, रशिया से यूक्रेन की तरफ, ऐसा हो, मतलब मास भी ज्यादा और क्या ज्यादा, दैट इज स्पीड भी ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में इसका मास भी ज्यादा है और इसकी स्पीड भी ज्यादा है, तो क्या इसे कोई रोक पाएगा? तो सबसे ज्यादा तो इसी में अमाउंट ऑफ मोशन। या शताब्दी जाके किसी झोपड़ी से टकरा जाए तो उस झोपड़ी का क्या होगा? दैट इज, मेरा कहने का मतलब है कि मोमेंटम इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। किन दोनों चीजों का प्रोडक्ट है, बोलो?
Mass. Momentum is product of mass and velocity. मोमेंटम को कहते हैं, देखो मोमेंटम तो इसको कहेंगे कि मास इनटू वेलोसिटी कहेंगे। अच्छा, मास का सिंबल m है और वेलोसिटी का क्या है V. और मोमेंटम को p कहते हैं। p इज इक्वल्स टू, क्या रोहित आप मुझे बताएंगे कि मास और वेलोसिटी में कौन सी क्वांटिटी विद डायरेक्शन, डायरेक्शन किस और मास में तो नहीं, मास तो केजी है। 2 किलो आलू 2 किलो ही रहेगा, वो लेफ्ट और राइट में नहीं होता है, लेकिन वेलोसिटी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है। चूंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मोमेंटम भी क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी। तो लिखो मोमेंटम को संवेग कहते हैं। संवेग किनके गुणनफल के बराबर होता है, द्रव्यमान तथा वस्तु के वेग के गुणनफल के बराबर होता है। व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम, उमेश आप बता सकते, आप बोलो। kg मीटर पर सेकंड। ये देखो, यही उमेश भी बोल रहा है, क्योंकि केजी मन में बोल दिया होगा, इसे मीटर पर सेकंड। सही कि नहीं? उमेश नहीं तो आपको नहीं बता दिया कुछ, मुझे सब पता चल जाता है, ठीक है। इसीलिए आप टैलेंटेड बच्चों के आगे बैठे। ये देखो, अब इन्होंने भी बता दिया, बोले कि न्यूटन मत बोल देना सर, अभी ये बोला कि नहीं। दोनों लोग अब दो तरफ से रिकंसाइल हो गया। इन्होंने भी बोल दिया कि जो मोमेंटम है, मोमेंटम क्या है, इट इज वेक्टर क्वांटिटी। मोमेंटम क्या है, और जिधर वेलोसिटी होगी उधर ही मोमेंटम होगा। ये बात समझ आ गई। मेरा कहने का मतलब है कि मोमेंटम इज वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इसकी यूनिट क्या बताई, kg मीटर इट्स यूनिट इज केजी। ये चीज केजी में होती है और ये क्या होती है, ये चीज केजी में हुई, ये क्या हुई, मीटर पर सेकंड। तो इसकी यूनिट क्या होगा, यूनिट ऑफ पी, बोलो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। सिर्फ आप लोगों को देखना है, रिद्धि हमें बताएंगी कि इस स्कूटर का मोमेंटम कितना है। अनुष्का बोलो। 400 किलोमीटर। बहुत अच्छा, देखो इन्होंने कलर में लिखा है। किलोग्राम मीटर पर। It is slip of tongue, आप लोग, it is only that is m into v। इन्होंने क्या बताया, 100, क्या बताया 100 kg, और ये कितना है 40 मीटर that is 4000 kg मीटर पर सेकंड। साची, आप मुझे ये बता दें कि इसका मोमेंटम कितना है। 40,000 That is P is equals to mass और into velocity करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोलो 40,000 kg मीटर पर सेकंड। इतनी बात तुम्हें समझ आई। इसका मोमेंटम किस डायरेक्शन में, कार, इसका स्कूटर का राइट में, इधर में, और इसका किधर है, सही है। तो जो भी मोमेंटम होगा, मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है बताओ, क्योंकि वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। यानी जो p वेक्टर है वो किसके किसके वेक्टर के बराबर होगा, क्योंकि v वेक्टर इसलिए v वेक्टर। तो मोमेंटम में क्या दो चीजें होती हैं साची, बोलो बोलो, एंड मैग्नीट्यूड। मोमेंटम में दो चीजें हैं, एक तो वैल्यू, क्या है ये वैल्यू है, और एक इसकी डायरेक्शन, दैट इज टुवर्ड्स राइट। मैग्नीट्यूड का मतलब समझते हो, जो नंबर एसोसिएटेड है। समझ में आ गई बात आपको। तो मोमेंटम है। तो आप यहाँ से देख के बताइए किसमें अमाउंट ऑफ मोशन ज्यादा, इसमें या इसमें, सरकार कार में ज्यादा है, ठीक है कि नहीं। इतनी चीज है। अब जरा देखो कि देखो कि इतनी बात तुमको पता चल गई, मोमेंटम के बारे में पता चल गया। अब रोहित चलते चलते तुम इसका भी मोमेंटम बताओ, ऐसे ही बता दो कितना होगा। 4 लाख kg मीटर पर सेकंड। रोहित ने पूरा बता दिया।
दैट इज फौज में क्या तुम्हारे पापा इतना कैसे सब पूरा मिसाइल के बारे में पूरा जान लेना है। दैट इज पूरा बता देगा कौन सी मिसाइल है, ये बेलुगा बम है कि कौन सी मिसाइल है, ठीक है। अब ये देखो दैट इज 1 2 3 4 5 6 पर मीटर। अब देखो कितनी बात समझ आ गई। अगर ये कार है, देख लीजिए, और ये कार में किसी ने रेस कर दिया, बढ़ा दिया रेस, ये कार जो 40 मीटर पर सेकंड से चल रही थी कौस्ता, अब यही कार, ठीक है, 60 मीटर से चलने लगी, 60 मीटर पर सेकंड से चलने लगी। ये कार मारुति 800 है, तो कितने केजी की हुई, 1000 केजी की, स्कूटर से 10 गुना ज़्यादा हुई। सिर्फ तुमको इसका इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम और चेंज इन मोमेंटम बताना, ज़्यादा बताना ही नहीं है। पहले इनिशियल मोमेंटम बताओ, इसे पी आई कहेंगे। इनिशियल मोमेंटम कितना है, इसको लिखोगे पी आई। इनिशियल मोमेंटम तुम समझ गई। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। क्या इनिशियल वेलोसिटी को तुम यू कहती हो, हाँ नहीं में तो कुछ बोलो, क्या बोलते हो, यू बोलते हो। फाइनल वेलोसिटी क्या बोलते हो, तो इसे यू बोल दो और इसे क्या बोल दो, बोलो। तो बोलो कितना आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम, 1000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, कितने केजी मीटर पर सेकंड, 40,000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अच्छा फाइनल मोमेंटम बताइए, 60,000 केजी मीटर पर सेकंड। दैट इज पी एफ एम पी। इसका क्या मतलब है, दैट इज कितना हो जाएगा बोलो, 1000 मास तो वही रहेगा, और ये कितना हो जाएगा 6000 केजी मीटर पर सेकंड। अब देखो तुम्हारे पास 5 रुपए थे और आज ईद का त्योहार है, तुम्हारे पापा ने 5 रुपए ईदी और दे दी। अब तुम्हारे पास कितने रुपए हो गए, 10, सही है। तो बताओ तुम्हारे पास चेंज इन मनी कितना आया, 5 फाइनल मनी कितना बताओ, 10 रुपीस, फाइनल मनी और इनिशियल मनी कितना है। 5। तो हमेशा फाइनल में से इनिशियल करना, तो तुम्हारा चेंज इन मनी आ जाएगा। इसे क्या कहते हैं, चेंज इन मनी। तो इट कम्स एज 5 रुपये, 5 रुपये का तुमको इजाफा हो गया। तो तुम ये बताओ चेंज इन मोमेंटम का फार्मूला क्या है। Change in momentum is equals to PI minus PF minus PI. देखो इन्होंने भी वही किया है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सर हाँ उधर आपने 60,000 के बदले 6,000 लिखा। हाँ सर, वो एक और जीरो यहाँ पर भी सही नहीं लिखा ना, बस सर। यहाँ भी गड़बड़ हो गया। केजी, इतनी बात तुमको समझ आ गई, माइनस इनिशियल मोमेंट, यानी कहने का मतलब है चेंज को डेल्टा से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, डेल्टा। समझ में आई आशना बात तुमको, चेंज को किससे डिनोट करोगी, डेल्टा पी। डेल्टा पी की वैल्यू बताओ, टेप मत लगाओ हाथ पे, हाथ का टेप हटाओ। हाँ बोलो, डेल्टा पी की वैल्यू बताइए, बोलो अनुष्का। पी एफ पी एफ और माइनस पी आई, इसकी वैल्यू बताइए अनुष्का। फाइनल माइनस इनिशियल बताइए, बोलो। 60,000 हाँ minus 40,000. कितना आ जाएगा, 20,000 kg मीटर। दैट इज 20,000 kg meter. केजी मीटर पर सेकंड हुआ। अगर ये कार 4 सेकंड में ये स्पीड पा लेती है, कितने सेकंड में पा लेगी, 4 सेकंड में। तो तुमको ये बात मालूम है क्या कि पर सेकंड में उसमें कितना चेंज इन मोमेंटम हुआ, बताओ। चेंज इन मोमेंटम, इतना मोमेंटम कितनी देर में चेंज हुआ, 4 सेकंड में। तो 1 सेकंड में कितना चेंज हुआ, डिवाइडेड बाय देख लो। 8,000 किलोग्राम.
फिर से समझो, अभी अभी अनिकेत ने क्या बताया उस चीज को हम लोग देखें। थोड़ा अनिकेत का भी लेंगे, थोड़ा श्रेया का भी। 2 लोगों ने अभी अभी बताई था कि ये चेंज इन मोमेंटम हो गया। देखो, चेंज इन मोमेंटम में अगर तुम किससे डिवाइड करो, टाइम से, तो उसको क्या कहते हैं? तुमने कभी अंश ऐसा किया है कि चेंज इन वेलोसिटी में टाइम से डिवाइड किया है क्या? एक्सेलरेशन। तो उसको कहते हो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे क्या कहते हो? तो फिर इसे क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। ये चीज तो तुम पहले से पढ़ चुके हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसे क्या कहोगे? रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। और ठीक है, इसे क्या कहेंगे? तो इसके लिए कभी भी मैं कहूँ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो तुम चेंज इन वेलोसिटी लिख देते हो। तो इसको कैसे लिखोगे? दैट इज चेंज इन मोमेंटम और अपॉन टाइम। अपॉन टाइम। चेंज इन मोमेंटम का क्या फार्मूला है? डेल्टा पी। और टाइम को किससे डिनोट करते हो? अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को जब भी तुमने इनसे निकेत से बात की होगी, अक्सर फोर्स बुलाते हैं बातचीत में, अगर आपने देखा होगा ये। और अभी थोड़ी देर पहले बोला सर इसे फोर्स कहना, और श्रेया ने थोड़ी देर बोला, न्यूटन बोला था कि नहीं थोड़ी देर पहले? यही इसी का वो यूनिट बता रहे हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। यही सेकंड लॉ ऑफ मोशन। बस तुमसे कोई पूछे व्हाट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बताओ जरा। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। और इसे क्या कहोगे? इट इज फोर्स। सही। इसे क्या बोलेंगे? रिद्धि बोलो। फोर्स बोल दो यार, बोल दो, फोर्स का सिंबल है तो इसे क्या बोल देंगे? चलो, मेरा कहने का मतलब है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, बोलो श्रेया, इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड, नहीं, इसे सेकंड लॉ बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। दिस इज सेकंड लॉ। पहले फोर्स तो बोलो। इसे क्या कहेंगे? बोलो, इसे क्या कहेंगे? फोर्स। सही है। संवेग ये देखिए, संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। यही न्यूटन का द्वितीय नियम। इट इज कॉल्ड। अब जरा चेक करो, तो तुम्हें फोर्स की डेफिनेशन पता चल गई। फोर्स का क्या फार्मूला है? बोलो, यहां से देख के बताओ जरा। V फाइनल और माइनस V इनिशियल। चाहे डेल्टा पी लिख दो, यही है। तुम्हें कौन सा आसान लग रहा है? हाँ, वो देखो, ये अगला, ये बच्चे बहुत तेज हैं जो कंजीनर आगे बैठे हैं। इन्होंने नई चीज छेड़ दी। देखो, तुमने अभी इन्होंने ये फार्मूला बता दिया। कैसे बताया होगा दिव्या ने? इसका हम बताएं। सिर्फ तुम ये बताओ, पीएफ का फार्मूला बताओ। फाइनल मोमेंटम क्या है? यहाँ देख के बताओ। पीएफ यहाँ देख के बताओ। क्या एमवी है? पीएफ की जगह क्या लिखोगी? एम बी। और फिर बोलो पीआई इनिशियल मोमेंटम कितना? एम और ये अपॉन टी। अच्छा, अब इन्होंने मास कॉमन ले लिया होगा दिव्या ने, और इसे v माइनस यू लिख दिया होगा क्या? और अपॉन टी। क्या थोड़ी देर पहले मैंने v माइनस यू बाई टी को क्या लिखा था? एक्सेलरेशन। ये लिखा था। यही ये बात कर रहे हैं कि आप समझो, ये 2 स्टेप हम सबसे आगे हैं। ये एआई के युग में जी रही हैं और हम कंप्यूटर में हम लोग हैं। इतना आगे आप समझिए। वी शुड बी थैंकफुल टू दिव्या because she is guiding us to a correct path। है बात कि नहीं? तुमको बात पता चल गई? दिव्या का स्टेट कहना है, सर फोर्स इज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड एक्सीलरेशन। ये इसे ऐसे कहा कर। क्या बोल रही बताओ? अभी बोला कि नहीं इन्होंने? फोर्स क्या होता है बोलो? और आप कैसे कहती हो बताओ फोर्स को? रेट ऑफ चेंज। और दूसरी दिव्या कैसे कहती है? आप भी दोनों बोलो, इनका बोलो, क्या बोलो? इट इज कॉल्ड फोर्स। ये क्या बोलती है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ
हाँ बताओ, कौन जो Rate of change in momentum is called force. और The product of the force. Product of momentum. देख लो, वहाँ देख के बताओ, एम और ए का मतलब नहीं जानते क्या? सही है, तो अब हम ये लिखेंगे, देखो दो अलग अलग लोग कह रहे हैं, दिस इज, ये किसकी तरफ से है? दिस इज फ्रॉम रिद्धि, इट इज स्पॉन्सर्ड बाय, हाउएवर दिस इज स्पॉन्सर्ड बाय, इसको कौन स्पॉन्सर कर रहा है? दैट इज प्रोडक्ट ऑफ, दोनों का ही नाम लिखा जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड, और क्या बताया गया? इज कॉल्ड, इसको क्या कहा जाएगा? फोर्स। अनवी हम आपसे ज्यादा नहीं पूछेंगे, यहाँ पर मुझे बता दीजिए फोर्स कितना, चेंज इन मोमेंटम आपको दिया जा चुका है, फोर्स बताइए, वो कार रही 4 सेकंड में उसने वहां से वहां स्पीड पा दी 5000, चेक करें, F इज इक्वल्स टू क्या है बताइए? फोर्स निकालो, चेंज इन मोमेंटम और अपॉन टाइम, तो कितना हुआ बताओ? चेंज इन मोमेंटम निकाल चुके हो क्या? कितना है? 20,000 और टाइम कितना है? 4। अच्छा, मोमेंटम का क्या आपने लिखा था बोलो? केजी मीटर पर सेकंड, और 4 किस में बोलो? 4 सेकंड है, सही है। इसकी यूनिट ये है और इसकी यूनिट क्या है? 4 सेकंड। ये मुझे बताओ, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या बचेगा? किलोग्राम मीटर पर -2 सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बोलो? 4 से इसको कट करो, 5000 केजी और मीटर सेकंड -2, समझ आया? इसी को श्रेया न्यूटन कहते हैं। अभी न्यूटन बोल रहा था, तो फोर्स की 2 यूनिट है अनुष्का, कौन कौन सी? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर और दूसरा? न्यूटन। न्यूटन। इसे दूसरा और क्या कह सकते हैं बताओ? 5000 न्यूटन, इसी को न्यूटन कहते हैं। अब जरा एक चीज चेक करो, चेंज इन मोमेंटम तुमने निकाल लिया, चेंज इन मोमेंटम नजदीक समझ में आ गया, और डिवाइड कर दो टाइम से, सही है। लेकिन अगर इसी सवाल को मैं दिव्या से करने को कहता तो दिव्या दूसरी तरह से करती, उनका भी मेथड देखो। वो कहती सर पहले एक्सीलरेशन निकालो, उनका ये मेथड है। ये किसका मेथड है? वो ये सब करती ही नहीं है, वो झंझट ही नहीं लेती, कहते सर एक्सीलरेशन निकालो। एक्सीलरेशन कितना जरा देखो, फाइनल वेलोसिटी और माइनस इनिशियल और अपॉन टाइम। जरा बताओ तो अनिकेत, फाइनल वेलोसिटी कितनी है? सर 60 मीटर पर सेकंड 60 मीटर पर सेकंड, और इनिशियल कितनी है? -40 मीटर पर सेकंड 40 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय 4 सेकंड। तो 60 माइनस 40 किया कितना आया? 20 मीटर पर सेकंड और डिवाइडेड बाय 4 सेकंड तो 5, और ये सेकंड ऊपर ले जाओ, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके आगे अब दिव्या क्या करेंगे? फोर्स निकालने की, फोर्स इक्वल्स टू मास से मल्टीप्लाई होगा, मास से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास कितना रखेंगे? 1000 kg 1000 kg, और एक्सीलरेशन कितना रखेंगे? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो दैट कम्स एज 5000 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो क्या दोनों का एक ही आंसर आएगा, रिद्धि और दिव्या का? फिर हैंड शेक कर लेंगे। मुझे बात समझ आएगी नहीं? भाई दोनों का एक ही आंसर आ गया, इतनी बात तुमको समझ में आ गई? चलो लेट अस नाउ राइट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। चलो सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखेंगे। चलिए नाउ दैट इज सेकंड लॉ ऑफ मोशन बुक में देखो कहाँ लिखा है, वही से हम लोग भी लिखेंगे। Rate of change in momentum. मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन के ठीक ऊपर लिखा है, पढ़ो। Yes, so the second law of motion states that object अब देखो, हाँ आज में बॉडी और लाइफ में क्लियरली लिखा है। देखो लास्ट में भी इन्होंने बता दिया, मोजीत नहीं। अभी हम लोग मोजीत का भी कॉन्सेप्ट लेंगे थोड़ी देर। और सर हमारी मैम ने भी लिखा था एक सिंपल डेफिनेशन। देखो सिंपल भी आ गई। चलो पहले हम लोग कठिन समझें। द सेकंड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स, सेकंड लॉ ऑफ मोशन लिखो।
देखिए ये न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है. दैट इज इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ m मास, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम समझते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum force of an object is directly proportional. ये किसके proportional है? Proportional to applied force proportional to applied Unbalanced force. unbalanced force in the direction in the direction of force. इसका मतलब समझो पहले. इनका कहने का मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ज्यादा होगा, प्रोपोर्शनल है तो फोर्स भी ज्यादा होगा. ठीक है, दो लोग हैं, मान लो दो लोगों से मैंने एक चीज बोली कि ये देखो दैट इस बॉक्स है, ये अभिनव है. अभिनव क्या कर रहे हैं बोलो? इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं. और नीचे अनिकेत है, अनिकेत भी क्या कर रहे हैं? इस बॉक्स को धक्का दे रहे हैं. अनिकेत के हाथ थोड़ा मोटे हैं. अब चेक करो, मेरा कहने का मतलब है ये 2 kg का बॉक्स है, सही है? 2 kg का बॉक्स है और ये अभी शुरू में बॉक्स 2 मीटर पर सेकंड से चल रहा था. इन्होंने क्या किया? इसको धक्का देके 10 मीटर पर सेकंड कर दिया. और अभिनव ने ऐसा देखिए 8 सेकंड में ही कर लिया. 8 सेकंड में कर लिया. 8 सेकंड में धक्का दिया, उसकी स्पीड कितनी बढ़ा दी? 10. जबकि अनिकेत इसी काम को 4 सेकंड में करता है. इन्होंने कितनी देर किया? क्योंकि पावर है, 4 ही सेकंड में कर लिया. और अनिकेत क्या कर? अभिनव धीरे धीरे ये बोलो किसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा? मैंने. बोलो. इन्होंने ज्यादा. हमें इससे नहीं मतलब किसने ज्यादा फोर्स लगाया होगा. साची तुम मुझे ये बताओ इस केस में कितना फोर्स लगा और इस केस में कितना फोर्स. हमें लेना ही देना नहीं किसने कितना लगाया. आप बस मुझे बताइए कि फर्स्ट केस में कितना फोर्स लगा है, दूसरे केस में, और एक पेन पा लीजिए ज्यादा क्या करना. एक्सेलरेशन निकालिए. देखो इन्होंने आंसर भी बता दिया. एक्सेल अब इन्होंने 5 बोला क्योंकि जो फोर्स है दोनों का आंसर लिखते हैं. अब बोलो 5 किलोग्राम यानी न्यूटन. किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो न्यूटन बोलते हैं. सही है. अब दो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, दोनों के आंसर की तुलना की जाए क्योंकि ये दोनों ही क्लास के टॉपर हैं. वो 4 न्यूटन बोल रही हैं और ये कितना बोली हैं? 5. इनमें तुलना की जाए क्योंकि पेन तो किसी न किसी को मिलना है. इन्होंने क्या बोला? अनवी ने 5 न्यूटन. दो लोगों की अलग अलग. सही है. चेक कर. पहला केस देखो, फोर्स क्या होता है बोलो? P फाइनल माइनस P इनिशियल और डिवाइडेड बाय टाइम. तो मैं पहला केस जो कर रहा हूँ, फोर्स अप्लाइड बाय किसके द्वारा? अभिनव. ये किसके द्वारा अप्लाइड है? और दूसरे केस में किसके द्वारा? तो दोनों के लिए निकालें. तब तक इनके लिए छोड़ देते हैं कि भाई ये लोग अनिकेत का भी फोर्स निकालना है. किसी ने दोनों का भी निकाल दिया तो क्लेम कर सकता है. बोलो आरिश. हाँ बोलो. दूसरे का बोलो. आरिश ने दोनों का बता दिया 2,4 न्यूटन. ये समझ आई बात की नहीं? चेक करें. तो पहले देखो अभिनव का देखो. केस 1 फोर्स क्या होता है बताइए? P फाइनल अपॉन टाइम. ओके. P फाइनल क्या हुआ बताओ? mv. और P इनिशियल क्या हुआ अंश?
एम यू, क्योंकि इनिशियल यू होता है इनिशियल वेलोसिटी, और अपॉन टाइम। इतनी बात समझ में आ गई? एम इंटू वी करो, एम वी करो, 2 इंटू क्या करोगे 10, और एम इंटू यू करो, ये यू है कि नहीं, और वो क्या है v, तो दैट इज 2 इंटू 2 और डिवाइडेड बाई क्या हुआ, टाइम हो गया 8, तो कितना हो गया बोलो, 20 माइनस 4/8 दैट इज 16/8। तो ये तो 2 न्यूटन आ गया, यहाँ तक तो आरी सही चल रहा है, ठीक है कि नहीं। अब अगला देखो, फोर्स किसके द्वारा, फोर्स बाई अनिकेत, तो F इज इक्वल टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम। P फाइनल इनका भी वही है, दैट इज, भर गया क्या, बताया करो, बताती नहीं है। इनका कितना होगा, फाइनल mv माइनस mu अपॉन टाइम, वैल्यू प्लेस करो लेते, 2 इंटू 2 अपॉन 4, तो कितना हो जाएगा, दैट कम्स एज 16/4, तो ये कितना हो जाएगा 4 न्यूटन। किसने ज्यादा फोर्स लगाया साची, फर्स्ट केस में कि सेकंड केस में, सेकंड केस में, जो जल्दी कर लेगा, ठीक है ना, अनिकेत ज्यादा फोर्स करेगा। अब जरा चेक करो, नाउ पहला क्वेश्चन है आपका कि कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन क्या है कि इस, ये देखो, कैलकुलेट फोर्स इन बोथ केसेस, जहां पर ये केस 1 है और ये कौन सा है, केस 2, तो दोनों केसेस में ये तुम्हें पता करना है कि किसने ज्यादा फोर्स लगाया। आप चाहें तो जो मैंने फार्मूला लगाया वो यूज कर सकते हो, या m इंटू ए कर दो, मास इंटू, पहले एक्सीलरेशन निकाल लो, मास से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, वही कर लेना, मैंने बता तो दिया कि इनका भी मेथड यूज करो। दूसरा केस देखो, ठीक है, दैट इज डिफाइन मोमेंटम,